लेखक के बारे में। जोसेफ मर्फी का जन्म 20 मई 1898 को काउंटी ऑफ कॉफ, आयरलैंड के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता डेनिस मर्फी एक जेजुइट संस्था नेशनल स्कूल ऑफ आयरलैंड में कनिष्ठ पादरी और प्रोफेसर थे। उनकी मां एलन कानली गृहिणी थीं, जिन्होंने बाद में एक और बेटे जॉन तथा बेटी कैथरीन को जन्म दिया। जोसेफ की कठोर कैथोलिक परवरिश हुई। उनके पिता बहुत निष्ठावान थे और दरअसल बहुत कम सामान्य प्रोफेसरों में से थे जो जेजुइट धर्मावलंबियों को पढ़ाते थे। उनके पास कई विषयों का व्यापक ज्ञान था और उन्होंने अपने पुत्र में पढ़ने तथा सीखने की इच्छा जगाई। उस वक्त आयरलैंड आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और कई परिवार भूखे मर रहे थे। हालांकि डेनिस मर्फी के पास रोजगार था, लेकिन उनकी आमदनी बस परिवार को पालने लायक ही थी। जोसेफ को नेशनल स्कूल में दाखिला मिला और वे एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। उन्हें पादरी बनने की शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और वे एक जेजुइट धर्म संस्था में अध्ययन करने लगे। बहरहाल किशोरावस्था के अंतिम दौर में उनके मन में जेजुइट लोगों की कैथोलिक धर्मनिष्ठा पर सवाल उठने लगे और उन्होंने धर्म शिक्षण संस्था छोड़ दी। चूंकि उनका लक्ष्य नए विचारों का अन्वेषण करना और नए अनुभव हासिल करना था, एक ऐसा लक्ष्य जो वे कैथोलिक वर्चस्व वाले आयरलैंड में पूरा नहीं कर सकते थे। इसीलिए वे अपने परिवार को छोड़कर अमेरिका आ गए। वे अपनी जेब में सिर्फ $5 लेकर एलिस आइलैंड अप्रवासी केंद्र पहुंचे। उनका पहला लक्ष्य रहने के लिए जगह खोजना था। वे सौभाग्यशाली थे कि उन्हें एक औषधि विक्रेता के साथ एक कमरे में रहने का अवसर मिला, जो दवाओं की स्थानीय दुकान में काम करता था। जोसेफ को अंग्रेजी बहुत कम आती थी, क्योंकि उनके घर और स्कूल दोनों जगह गैलिक भाषा ही बोली जाती थी। ज्यादातर आयरिश अप्रवासियों की तरह ही जोसेफ भी दैनिक मजदूरी के काम करते थे और इतना भर कमा पाते थे ताकि अपना पेट भर सकें और मकान का किराया दे सकें। वो और उनके रूममेट अच्छे मित्र बन गए। जब दवा की दुकान पर एक नौकरी निकली जहां उनका मित्र काम करता था, तो जोसेफ को औषधि विक्रेता के सहयोगी के रूप में रख लिया गया। उन्होंने फार्मेसी का अध्ययन करने के लिए तुरंत एक स्कूल में नाम लिखा लिया। उनके तीक्ष्ण मस्तिष्क और सीखने की इच्छा की वजह से इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। जब जोसेफ ने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली और पूरे औषधि विक्रेता बन गए, अब वे इतना पैसा कमाने लगे कि अपना अलग अपार्टमेंट किराए पर ले सकें। कुछ साल बाद उन्होंने दवा की दुकान खरीद ली और अगले कुछ वर्षों तक सफल कारोबार चलाया। जब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में दाखिल हुआ तो जोसेफ सेना में भर्ती हो गए और उन्हें 88वें डिवीजन के मेडिकल यूनिट में फार्मासिस्ट के रूप में काम दिया गया। उस वक्त उन्होंने धर्म में अपनी दिलचस्पी को दोबारा जागृत किया और विभिन्न धर्मों का व्यापक अध्ययन शुरू कर दिया। सेना से मुक्त होने के बाद उन्होंने फार्मेसी के अपने करियर को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने वृहद यात्राएं की और अमेरिका तथा विदेश के कई विश्वविद्यालयों में कोर्स किए। जोसेफ विभिन्न एशियाई धर्मों पर मुग्ध हो गए और उनके बारे में गहराई से सीखने के लिए भारत आए। उन्होंने सारे प्रमुख धर्मों का शुरुआत से अध्ययन किया। इसके साथ ही उन्होंने प्राचीन समय से वर्तमान युग तक के महान दार्शनिकों का भी अध्ययन किया। हालांकि उन्होंने कुछ बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी प्रोफेसरों के साथ भी अध्ययन किया, लेकिन जिस एक व्यक्ति ने जोसेफ को सबसे ज्यादा प्रभावित किया वे थे डॉक्टर थॉमस ट्रॉवर्ड, जो न्यायाधीश के अलावा दार्शनिक, डॉक्टर और प्रोफेसर भी थे। डॉक्टर ट्रॉवर्ड जोसेफ के मार्गदर्शक बन गए। उनसे जोसेफ ने न सिर्फ दर्शन, धर्मशास्त्र और विधि का ज्ञान हासिल किया, बल्कि रहस्यवाद भी सीखा, खास तौर पर मॉसनिक ऑर्डर। वे इस ऑर्डर के सक्रिय सदस्य बन गए और आगे के वर्षों में मॉसनिक पंथ में स्कॉटिश राइट की 32वीं डिग्री तक पहुंच गए। अमेरिका लौटने पर जोसेफ ने एक पादरी बनने और अपने व्यापक ज्ञान को जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया। चूंकि ईसाईयत की उनकी अवधारणा पारंपरिक नहीं थी और दरअसल अधिकतर ईसाई संप्रदायों के विपरीत थी, इसलिए उन्होंने लॉस एंजलिस में अपना खुद का चर्च स्थापित किया। शुरू में तो कुछ ही लोग आकर्षित हुए, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि कई पादरियों के पाप और नरक के प्रवचनों के विपरीत आशावाद तथा आशा के उनके संदेश ने
बहुत से स्त्री पुरुषों को उनके चर्च की ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। डॉक्टर जोसेफ मर्फी नवविचार आंदोलन के प्रवर्तक थे। यह आंदोलन कई दार्शनिकों और गहन चिंतकों ने 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रारंभ में विकसित किया था, जिन्होंने इस अद्भुत जगत का अध्ययन किया और जीवन को देखने के एक नए तरीके का प्रवचन दिया, लिखा और अभ्यास किया। हम जिस तरह से सोचते और जीते हैं, उसके प्रति एक अभौतिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक नीति को मिलाकर उन्होंने मनचाही चीज को हासिल करने का एक रहस्य खोजा। नवविचार आंदोलन के प्रवर्तकों ने जीने का एक नया विचार सिखाया, जो नए तरीके और अधिक आदर्श परिणाम देता है। इसके अनुसार हम में अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करने की शक्ति है। हम ये सारी चीजें तभी कर सकते हैं जब हमें नियम मिल जाएं और हम उस नियम को समझ लें जिसे ईश्वर ने अतीत में पहेलियों में लिखा था। जाहिर है, डॉक्टर मर्फी इस सकारात्मक संदेश को सिखाने वाले एकमात्र पादरी नहीं थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दशकों में कई चर्च स्थापित और विकसित किए गए, जिनके पादरी और समुदाय के लोग नवविचार आंदोलन से प्रभावित थे। चर्च ऑफ रिलीजियस साइंस, द यूनिटी चर्च और ऐसे ही आराधना स्थल इससे मिलते जुलते दर्शन सिखाते थे। डॉक्टर मर्फी ने अपने संगठन का नाम द चर्च ऑफ डिवाइन साइंस रखा। वे अक्सर अपने जैसी सोच वाले सहकर्मियों के साथ मंच पर जाते थे और संयुक्त कार्यक्रम करते थे तथा दूसरे स्त्री पुरुषों को अपने चर्च में आने के लिए प्रशिक्षित करते थे। बाद के वर्षों में कई चर्च के संस्थापकों ने उनके साथ मिलकर द फेडरेशन ऑफ डिवाइन साइंस नामक संगठन बना लिया, जो सभी डिवाइन साइंस चर्चों के लिए छत्र के रूप में काम करता है। हर डिवाइन साइंस चर्च के लीडर अधिक शिक्षा पर जोर देते थे। डॉक्टर मर्फी सेंट लुई, मिसूरी में डिवाइन साइंस स्कूल की स्थापना का समर्थन करने वाले अगुआ थे, जो पादरियों और धर्म समुदाय दोनों को शिक्षा प्रदान करता है व नए पादरियों को प्रशिक्षित करता है। डिवाइन साइंस पादरियों की वार्षिक बैठक में सम्मिलित होना अनिवार्य था और डॉक्टर मर्फी उसमें प्रमुख वक्ता रहते थे। वे प्रतिभागियों को अध्ययन करने और सीखते रहने के लिए प्रोत्साहित करते थे, खासतौर पर अवचेतन मन के महत्व के बारे में। अगले कुछ वर्षों में मर्फी के स्थानीय चर्च ऑफ डिवाइन साइंस के सदस्यों की संख्या इतनी बढ़ गई कि इमारत छोटी पड़ने लगी। उन्होंने एक पूर्व मूवी थिएटर द विल्शायर एबेल थिएटर को किराए पर लिया। उनके प्रवचन सुनने के लिए इतने ज्यादा लोग आते थे कि यहां भी वे सारे लोग हमेशा नहीं समा पाते थे जो सुनना चाहते थे। डॉक्टर मर्फी और उनके स्टाफ द्वारा आयोजित कक्षाएं उनकी रविवारीय पूजा के अतिरिक्त थीं, जिनमें 1300 से 1500 लोग आते थे। इसके अलावा सेमिनार और व्याख्यान अधिकतर दिनों और संध्याओं को होते थे। चर्च 1976 तक लॉस एंजलिस के विल्शायर एबेल थिएटर में बना रहा, जब यह लगूना हिल्स, कैलिफोर्निया में एक सेवानिवृत्त समुदाय के पास एक नए ठिकाने पर चला गया। संदेश सुनने के इच्छुक लोगों की भारी संख्या तक पहुंचने के लिए डॉक्टर मर्फी ने एक साप्ताहिक रेडियो टॉक शो बनाया, जो अंततः 10 लाख से अधिक श्रोताओं तक पहुंचा। उनके कई अनुयायी संक्षेप से ज्यादा चाहते थे और उन्होंने डॉक्टर मर्फी को सुझाव दिया कि वे अपने व्याख्यानों और रेडियो कार्यक्रमों को टेप करें। पहले तो वे ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में वे ये प्रयोग करने को सहमत हो गए। उनके रेडियो प्रोग्राम अतिरिक्त बड़ी 78 आरपीएम डिस्क पर रिकॉर्ड किए जाते थे, जो उस समय एक आम परंपरा थी। उन्होंने ऐसी ही एक डिस्क से 6 कैसेट बनाकर उन्हें विल्शायर एबेल थिएटर की लॉबी में सूचना मेज पर रख दिया। सारे कैसेट 1 घंटे में ही बिक गए। इससे एक नया उपक्रम शुरू हो गया। बाइबल के शब्दों की व्याख्या, अपने श्रोताओं को मनन, ध्यान और प्रार्थना की सामग्री प्रदान करने वाले उनके व्याख्यानों के टेप न सिर्फ उनके चर्च द्वारा बेचे जाते थे, बल्कि दूसरे चर्चों, बुक स्टोर व डाक द्वारा भी उपलब्ध थे। चर्च का विस्तार होने पर डॉक्टर मर्फी ने पेशेवर और प्रशासकीय कर्मचारियों का स्टाफ रखा, ताकि कई योजनाओं में वे उनकी मदद ले सकें और अपने शुरुआती पुस्तकों पर शोध करके उन्हें तैयार कर सकें। उनके स्टाफ की एक बहुत ही प्रभावी सदस्य उनकी प्रशासकीय सहयोगी डॉक्टर जीन राइट थीं। ये कामकाजी संबंध जल्द ही रोमांस में बदल गया और उनका विवाह हो गया।
एक आजीवन साझेदारी जिसने उन दोनों के जीवन को समृद्ध किया। उस वक्त यानी कि 1950 के दशक में आध्यात्मिक प्रेरणा वाली सामग्री के बड़े प्रकाशक बहुत कम थे। मर्फी ने लॉस एंजलिस के इलाके के कुछ छोटे प्रकाशकों को खोजा और उनके साथ छोटी पुस्तकों की एक श्रृंखला निकाली, अक्सर 30 से 50 पेज की, जिन्हें पैम्फलेट के रूप में छापा गया था, जो अधिकतर चर्चों में $1.5 से $3 में बिकती थी। जब इन पुस्तकों की मांग इस सीमा तक बढ़ गई कि दूसरे और तीसरे रिप्रिंट की नौबत आई, तो महत्वपूर्ण प्रकाशक समझ गए कि ऐसी पुस्तकों का बाजार है और उन्होंने इन्हें अपने कैटलॉग में शामिल कर लिया। डॉक्टर मर्फी अपनी पुस्तकों, टेपों और रेडियो प्रसारणों की बदौलत लॉस एंजलिस के बाहर भी मशहूर हो गए तथा उनके पास देश भर से व्याख्यान के आमंत्रण आने लगे। उन्होंने अपने व्याख्यान सिर्फ धार्मिक मसलों तक ही सीमित नहीं रखे, बल्कि जीवन के ऐतिहासिक मूल्यों, स्वस्थ जीवन की कला और महान दार्शनिकों की शिक्षाओं पर भी संदेश दिया, पाश्चात्य और पूर्वी संस्कृतियों दोनों की। चूंकि डॉक्टर मर्फी ने कभी गाड़ी चलाना नहीं सीखा था, इसलिए उन्हें यह व्यवस्था करनी थी कि कोई उन्हें उन जगहों पर ले जाए जहां व्याख्यान देने का आमंत्रण उन्हें दिया जाता था और उनकी अति व्यस्त समय सारणी की दूसरी जगहों पर भी ले जाए। उनकी प्रशासकीय सहयोगी और बाद में उनकी पत्नी के रूप में जीन का एक काम डॉक्टर मर्फी के कामों की योजना बनाना, ट्रेन या फ्लाइट की बुकिंग करना, हवाई अड्डे पर कार से लेना, होटल व्यवस्था करना और यात्रा के अन्य सारे विवरण तय करना था। मर्फी दंपत्ति संसार के कई देशों में अक्सर यात्रा करते थे। उनकी प्रिय कामकाजी छुट्टियां समुद्री पर्यटन, जहाजों पर सेमिनार आयोजित करना था। ये यात्राएं 1 सप्ताह या इससे लंबी चलती थीं और उन्हें संसार के कई देशों में ले जाती थीं। डॉक्टर मर्फी की एक बहुत पुरस्कारदायक गतिविधि कई जेलों के कैदियों से बातचीत करना था। कई पूर्व अपराधियों ने उन्हें बरसों तक पत्र लिखे और बताया कि किस प्रकार उनके शब्दों ने उनके जीवन का कायाकल्प कर दिया और उन्हें आध्यात्मिक व सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अमेरिका के अलावा यूरोप व एशिया के कई देशों की यात्राएं की। अपने व्याख्यानों में वे एक ईश्वर में विश्वास पर आधारित जीवन सिद्धांतों व अवचेतन मन की शक्ति को समझने के महत्व पर जोर देते थे। डॉक्टर मर्फी की पैम्फलेट के आकार की पुस्तकें इतनी लोकप्रिय थीं कि वे उन्हें अधिक विस्तृत और ज्यादा लंबी पुस्तकों में बदलने लगे। उनकी पत्नी ने हमें उनके लिखने के तरीके के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वे अपनी पांडुलिपियां एक तख्ती पर लिखते थे और अपनी पेंसिल या पेन इतना कसकर दबाते थे कि आप अगले पेज पर उसकी छाप से ही पूरा पेज पढ़ सकते थे। लिखते समय वे तंद्रा में नजर आते थे। उनकी लेखन शैली उनके ऑफिस में 4 से 6 घंटे तक बिना विचलित हुए लिखने की थी, जब तक कि वे रुक नहीं जाते थे और कहते थे कि आज के लिए काफी हो गया। हर दिन एक जैसा रहता था। उन्होंने जो शुरू किया था उसे पूरा करने के लिए वे अगली सुबह से पहले कभी दोबारा ऑफिस नहीं जाते थे। जब वे काम करते थे तब कोई भोजन या पेय नहीं लेते थे। वे अपने विचारों और पुस्तकों के विशाल संग्रह के साथ अकेले रहते थे, जिनसे वे समय समय पर संदर्भ देखते थे। उनकी पत्नी उन्हें आगंतुकों और फोन कॉल से बचाती थीं तथा चर्च व अन्य गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाती रहती थीं। डॉक्टर मर्फी हमेशा उन मुद्दों पर चर्चा करने और उन बिंदुओं को समझाने के एक सरल तरीके की तलाश कर रहे थे जो विस्तार से बताएं कि यह व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है। उन्होंने अपने कुछ व्याख्यान कैसेट, रिकॉर्ड या सीडी पर पेश करने का चुनाव किया। जब ये प्रौद्योगिकियां विकसित हुईं और ऑडियो के क्षेत्र में नए तरीके उभरे। सीडी और कैसेट का उनका पूरा काम वे साधन हैं जिनका इस्तेमाल अधिकतर समस्याओं के लिए किया जा सकता है जो जीवन में इंसान के सामने आती हैं। इरादे के अनुसार लक्ष्य हासिल करने के ये तरीके समय के इम्तिहान में खरे उतरे हैं। उनकी बुनियादी विषय वस्तु यह है कि समस्या का समाधान इंसान के भीतर निहित है। बाहरी तत्व किसी की सोच नहीं बदल सकते, यानी आपका मन आपका खुद का है। बेहतर जीवन जीने के लिए आपको बाहरी परिस्थितियों को नहीं बल्कि अपने मन को बदलना होगा। आप अपनी खुद की तकदीर बनाते हैं। परिवर्तन की शक्ति आपके मन में है और अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके
आप बेहतरी के ये परिवर्तन कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी ने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी सबसे मशहूर पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड 1963 में प्रकाशित हुई और तुरंत बेस्ट सेलर बन गई। इसे सर्वश्रेष्ठ स्व सहायता पुस्तकों में से एक करार दिया गया। इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं और अब भी पूरे संसार में बिक रही हैं। उनकी कुछ अन्य बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में शामिल थी टेलीसाइकिक्स, द मैजिक पावर ऑफ परफेक्ट लिविंग, द अमेजिंग लॉज ऑफ कॉस्मिक माइंड, सीक्रेट्स ऑफ द आई चिंग, द मिरेकल ऑफ माइंड डायनामिक्स, इन्फिनिटी पावर टू बी रिच और द कॉस्मिक पावर विद इन यू। डॉक्टर मर्फी का देहांत दिसंबर 1981 में हो गया और इसके बाद उनकी पत्नी डॉक्टर जीन मर्फी ने उनकी विरासत को जारी रखा। 1986 में उन्होंने एक व्याख्यान में अपने स्वर्गीय पति का उदाहरण देते हुए उनके दर्शन को दोहराया। मैं पुरुषों और स्त्रियों को उनका दैवीय उद्गम बताना चाहता हूं और उनके भीतर मौजूद शक्तियों के बारे में भी। मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि यह शक्ति उनके भीतर है और वे अपने खुद के सहायक हैं और अपनी मुक्ति हासिल करने में खुद सक्षम हैं। यही बाइबल का संदेश है और आज हमारी 90% दुविधा इस कारण है क्योंकि हमने बाइबल के जीवन बदलने वाले सत्यों की गलत शाब्दिक व्याख्या कर ली है। मैं बहुसंख्यक लोगों, सड़क के आदमी को, उस औरत को जो कर्तव्य के बोझ से दबी जा रही है और अपने गुणों तथा योग्यताओं को दमित कर रही है, उन तक पहुंचना चाहता हूं। मैं हर अवस्था या चेतना के स्तर पर मौजूद दूसरे लोगों की मदद करना चाहता हूं ताकि वे मन के चमत्कार सीखें। उन्होंने अपने पति के बारे में कहा कि वे व्यावहारिक सन्यासी थे। उनमें विद्वान की बौद्धिकता थी, सफल प्रबंधक का दिमाग था, कवि का हृदय था। उनका संदेश सार रूप में यह था, आप सम्राट हैं, अपने संसार के शासक हैं, क्योंकि आप ईश्वर के साथ एक हैं।